ईरान के साथ धोखा हुआ है। यूएन ने अपने इतिहास का जो सबसे बड़ा बैन यानी सबसे बड़ी पाबंदी लगाई थी वो ईरान पर लगा दी थी, जिसे कहेंगे आप ट्रिगर मैकेनिज्म। अगर आपको कहीं नजर आएगा ये वर्ड तो इसका मतलब वो ईरान के लिए है, जिसमें यूरोप और कई देशों ने ईरान पर यूएन के कानून के मुताबिक सबसे बड़ा बैन लगाया था। ईरान को इससे तकलीफ हो रही थी, बैन तो बैन है। ऐसे में यूरोप और यूएन कह रहा था कि आपको कई बातें माननी होंगी, नरमी दिखानी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ईरान बेचारा उस चक्कर में पड़ गया और ईरान ने यहां तक कि IAEA से डील कर ली। ये डील करने के बाद, एक तरह से दुश्मन से डील करने के बाद, ईरान को यह उम्मीद थी कि भैया बैन ये जो सबसे बड़ा यूएन ने लगाया है वो हमसे हटा दिया जाएगा। अब स्पेशली जो कुछ भी ईरान ने नरमी दिखाई, उसके बाद यूएन की ये मीटिंग रखी गई कि इसमें यह डिस्कस किया जाएगा कि ईरान पे से जो यूएन का बैन है हटा दिया जाए और ट्रिगर मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरह से हट जाए, यानी ईरान पर सबसे बड़ा बैन हट जाए। मीटिंग हुई। मीटिंग में पूरी तरह से यूएन में ईरान को धोखा मिला। यूरोप और अमेरिका और कई देशों ने, लगभग सभी देशों ने ईरान के खिलाफ वोट किया कि नहीं, ट्रिगर मैकेनिज्म जारी होना चाहिए और ईरान पर सबसे बड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान, रूस, चाइना, अल्जीरिया, इन देशों ने कहा कि ईरान पे से ये ट्रिगर मैकेनिज्म हटना चाहिए, जारी नहीं होना चाहिए, ये बैन हट जाना चाहिए। ईरान तो तमाम बातें अब मान रहा है, वो सख्ती नहीं दिखा रहा है। और हाँ, ये भी कह दिया उन्होंने कि ठीक है, तुम लोग अगर बैन लगाओगे, रशिया, पाकिस्तान, अल्जीरिया, चाइना ने कह दिया कि ये बैन हम तो मानेंगे नहीं और हमें जो करना है, ईरान के साथ जैसा काम करना है, हम वैसे करते रहेंगे। मैं इस बात को बता चुका था कि ईरान का प्लान, ईरान, रूस, चाइना का ये प्लान था और मेन जो प्लानर था वो ईरान था कि यूएन के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा प्रपोजल लाएंगे जिसमें ये मांग की जाएगी, ये पास करवाया जाएगा कि कोई भी देश किसी भी देश के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ये प्रपोजल लाने से पहले अमेरिका ने ईरान पर इतना दबाव बनवाया कि ईरान की हवा निकली और ईरान ने ये प्रपोजल पेश करने से पहले ही वापस ले लिया। उधर ईरान ने कहा है कि अभी भी बातचीत की खिड़कियां और दरवाजे हमने खोले हुए हैं। हम अगले हफ्ते यूएन के काउंटर पार्ट से, यानी अपने विरोधियों से, जिनको हमसे थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, हम उनसे बातचीत अगले हफ्ते करेंगे। चाबहार पोर्ट जो है ईरान का है और भारत उसको इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो ईरान का था तो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी। तो भारत का ये प्रकोप था कि भारत ने कह दिया था कि मुन्ना दोस्त, आप हमारे हैं, ये भले ही आपका दुश्मन है लेकिन चाबहार पोर्ट हम यूज करेंगे, तो थोड़ा इस पर बैन वैन मत लगाइएगा। तो 2018 में बैन हटा दिया था अमेरिका ने, लेकिन अब वो बैन दोबारा लागू कर दिया है क्योंकि भारत की अमेरिका से अब दोस्ती भी खराब हो चुकी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर भारत को और ईरान को फायदा पहुंचाकर क्या फायदा। तो दोस्तों, वो बैन चाबहार पोर्ट पर ईरान के लगा दिया गया है, जो भारत को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह से जैसा मैंने आपसे कहा कि ईरान में सिक्योरिटी बहुत वीक है, एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए। ईरान के कलाराबाद के इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी है। जाहिर सी बात है ये मूसाद का काम है, लेकिन ईरान ऑफिशियली इस बात को बोलने से कतरा रहा है। कल बताया था लेकिन डिटेल नहीं थी, अब डिटेल आई है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डील कर ली है और अब जो सऊदी अरब के लिए खतरा होगा वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। ऐसे में ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते खराब हैं, अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ईरान ने सोचा कि भाई साहब, सऊदी से अगर बातचीत करके अपनी आपसी जो भी 4-5 पॉइंट पर भिड़ंत रहती है उसको खत्म कर ली जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अब सामने पाकिस्तान है। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। उसका मंजर यह है, सिविलियंस मारे गए हैं, यानी एक सिविलियन मारा गया है, कल भी मारे गए थे और कई घायल हैं।
कहने के लिए लेबनान से इजराइल का सीज फायर है। वहीं इजराइल गाजा के अंदर पूरी ताकत से हमला कर रहा है। हमले के बाद का अगर मंजर दिखाऊं तो आपको एहसास होगा कि इजराइल गाजा में क्या कर रहा है। नहीं होगा आपको एहसास। मैं आपको एक नया मंजर दिखाता हूं। गाजा में भूख की हालत ऐसी है, प्यास की हालत ऐसी है। मैंने पहले ही कहा था, करबला फिर से रिपीट हो रही है कि जानवर भी अब गिर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तस्वीर देखिए, घोड़ा, गधा या हो ऊंट, अब वो जानवर भी भूख और प्यास से चलते चलते गिर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इंसान के अंदर ताकत ज्यादा होती है या घोड़े के अंदर? आप कहेंगे घोड़े के अंदर, लेकिन गाजा में हालत यह है कि घोड़े अब तो बेहोश होकर गिर रहे हैं। ऐसे में वहां के इंसानों की हालत क्या होगी? ये 2 लुकमा जब आप बिरयानी मुंह में डालो ना, तो आप सोचना शायद वह बिरयानी यहां से हलक से नीचे ना उतरे। ये हालात है। दुआ कीजिए जितनी कर सकते हैं। अब वहां के भूखे को, जितने भूखे लोग हैं, उनके ऊपर भागने की ताब नहीं है। उनमें सामने से गोली आ रही होती है, इंसान भागने की हिम्मत नहीं रख पाता है। हेलीकॉप्टर देखिए, इजराइल हेलीकॉप्टर के जरिए ओपन फायरिंग कर रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर, भूखों के ऊपर। ऐसे ही ये तस्वीर देखिए, जो नॉर्मल ड्रोन होता है ना वीडियो बनाने वाला, उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ग्रेनेड फिलिस्तीनियों पर इजराइल गिरा रहा है। गज्जा का पोर्ट मैं तबाही से पहले और तबाही का बाद का दिखाऊं, ये देख लीजिए। बिफोर में देखिए, कुछ समय पहले, 2 साल पहले यही गज्जा का पोर्ट खूबसूरत, बेहतरीन और बड़ा प्यारा नजर आता था। आज वही पोर्ट बिल्कुल राख बन चुका। गज्जा सिटी से लगभग 4,90,000 फिलिस्तीनी निकल चुके हैं और लगातार गज्जा सिटी खाली किया जा रहा है। हम तो 60-65 हजार पर अटके हुए हैं कि 65 हजार लोग गज्जा में मारे गए हैं, क्योंकि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है। मजबूरन वो आंकड़े हमें आधिकारिक तौर पर रखने पड़ रहे हैं। लेकिन ताजा तरीन एक मैंने इंटरव्यू देखा, इजराइल का एक सैनिक अपने मुंह से कह रहा है कि गाजा के अंदर अब तक लगभग 90,000 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। अमेरिकी एम्बेसडर ने एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में कहा कि अगर गाजा के अंदर इजराइल को जेनोसाइड करना होता तो वो 3 घंटे में कर लेता। और अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को फिलिस्तीन राष्ट्र बनाना है तो वो अपने यहां बनाए। यमन पर भी हमला करके यमन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, वो लानती अरब देश जो अभी भी खामोश बैठे हैं, हम अपनी आंखों से देखेंगे। हमारे आलिम दीन उलमा जो बोल गए, जो लिख गए, वो ऐसा क्यों है कि नहीं होगा, किताबों में है। अपने आलिम से जाकर, अपने मौलवी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब लिखा जा चुका है। आपको पता है अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या धमकी दी है? हुथीस को धमकी दी है। हुथी के लीडर अब्दुल मलिक अल हुथी को धमकी देते हुए कहा है कि बहुत जल्द अब समय आएगा क्या हम तुम तक पहुंचेंगे, तुमको मिटाएंगे और यमन पर इजराइल का झंडा लहराएंगे। ये हालात है। इस बारकोड का इस्तेमाल इसलिए कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप और हम मिलकर कुछ न कुछ करते रहें। जिन इलाकों में खाना पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां कुछ न कुछ, क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए वहां काम हो रहा है वो बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब हमारे मुल्क में जरा सा कुछ होता है, कहीं भी कुछ देश में कुछ होता है, तो फौरन महंगाई होती है,
ब्लैक के जरिए सिलेंडर आप ब्लैक में कभी लेंगे तो आपको 400 200 500 महंगा पड़ता है। अभी गाजा में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं गाजा में लोग क्या कर रहे हैं भाई, कैसे ऐसे कैसे भाई, अनाज तो है नहीं वहां, फिर कैसे भाई। वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका काम यह है कि वो जो ट्रक आते हैं वो अनाज इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो ट्रक सड़क पर लाके बांट नहीं दिए जाते हैं, वो ट्रक वहां की ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं, फिर वो जुगाड़ करके उसको आगे बेचते हैं या बांटते हैं। भाई धांधली हर जगह होती है। अब बात इतनी सी समझ लीजिए कि अगर 30 रुपए किलो अगर आटा है तो इस वक्त वही 30 रुपए किलो आटा जो है कम से कम 100-200 रुपये किलो होगा। ये वहां का सिस्टम है, हर चीज 10 गुना 20 गुना महंगी है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए कुछ लोग काम कर रहे हैं या जो वहां काम कर रहे हैं वो उसी कीमत, हाई कीमत पर 2 गुनी 10 गुनी 5 गुनी कीमत पर खरीद रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ही कुछ कुछ मतलब कि वो जिंदा आदमी रहे, इंसान जिंदा सरवाइव कर जाए, इस तरह से वहां मदद की जा रही है। ये बार बार मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, अकल इंसान के अंदर खुद भी होनी चाहिए। जो काम ढिंडोरा पीट कर होता है वो बहुत जल्द बंद हो जाता है, समझ रहे हैं। तो बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, बारकोड नहीं तो, क्योंकि बारकोड सिर्फ 2000 तक काम करेगा, उससे ऊपर अमाउंट रिसीव नहीं करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक सेविंग अकाउंट टाइप सेविंग, नाम आएगा अली रजा, IFSC कोड डला हुआ है। आप बार बार परेशान होते हैं, हर वीडियो में कमेंट करें रजा भाई UPI नहीं हो रहा है। बीच बीच में UPI काम नहीं करता है, ये बैंक का सिस्टम है भाई, इसमें मेरा कोई सिस्टम नहीं है। बस आप अपनी नियत पक्के रखिए, कीप ट्राइंग के आप जो मदद करना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए। और इस मदद को छोड़िए, अगर नहीं करनी, कोई जिद जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, स्पेशली इसलिए जो आप नमाज से इबादत से दूर हैं, जो लोग मस्जिद से दूर हैं, वो ये नियत करके जाएं कि आज मैं नमाज पढ़ूंगा, फिलिस्तीन के लिए पढ़ूंगा और फिलिस्तीन के लिए दुआ करूंगा। हालात बहुत बुरे हैं अपनी कौम के, फिलिस्तीन के, गज्जा के, बैतुल मुकद्दस के। तो चले आज नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि जो ताकत दुआ में है वो ताकत किसी चीज में नहीं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।